हम कुछ नहीं कर सकते, आधे सारा ऊपर से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते उनको। 150-200 आदमी आके हमके चढ़ने लगे, लेकिन जो तो खाली कर दे तो मैं जान से मारेंगे यहाँ से। 2-3 दिन का हमें टाइम दिया है। किसी ने ये कहा कि शरणार्थी कैंप से कोई वापस आया था तो उनको भगा दिया गया, ऐसी बात कर रहे। शरणार्थी कैंप से कोई आया उनको भगा दिया गया है, इस तरह की कोई आरोप लगा रहा था, उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक ये एसडीएम साहब जानकारी नहीं होगा। उधर उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत की जानिब से मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरा बच्चों के हवाले से मरकजी हुकूमत को गुमराह करने का मामला सामने आया है, जिस पर मरकजी वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल ने रियासत से मौजूदा हालात की दूसरी रिपोर्ट तलब कर ली है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर पल्लम राजू ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासरा बच्चों को पड़ोस के स्कूलों में भेजने से मुतालिक रिपोर्ट भेजी थी। वजारत ने इस मामले में हकीकत पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली है। We are posted on what is happening, and I think we've got a couple of reports on that also. And I said that, in fact, I had instructed the ministry that subsequent to getting the reports on the facts on the ground, that we should do a verification in an independent manner also on what is happening. We are very concerned that the education of the children, affected children and the families is not adversely affected, and we are continuously monitoring it. खबर गोवा से है, जहां हुकूमत ने कैनकोना टाउन में मुनहदिम इमारत के पास राहत और बचाव का काम रोक दिया है। बताया जाता है कि मलबे में मुसलसल ड्रिलिंग की वजह से मुनहदिम इमारत के करीब वाक़ 2 इमारतें झुक गई हैं और एक इमारत में दरारें पड़ गई हैं। गोवा के वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहत और बचाव कामों को रोकने की तस्दीक की है। गोवा हुकूमत ने मामले की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। वाज़ेह है कि कैनकोना टाउन में इमारत मुनहदिम होने से अब तक 17 अफराद की जान गई है। नाज़रीन, अब आइए नजर डालते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स पर। बात पर तबसरा चल रहा है कि मुल्क का पहला लोकपाल कौन होगा। ये बात तो तय है कि जारिया यूपीए हुकूमत के इख्तियार में ही लोकपाल का तकर्रुर किया जाएगा। 1977 बैच की IRS अफसर JM शांति सुंदरम का सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की नई चेयरपर्सन बनना तकरीबन तय हो चुका है। 1955 बैच के IAS अफसरों को इस हफ्ते में खुशखबरी मिल सकती है। इस बैच के अफसरों को हुकूमत हिंद में ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिए एम्पेनलमेंट होना है, जो जारी हफ्ते हो सकता है। हालांकि IFS ओहदेदारों की एम्पेनलमेंट कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। बिहार कैडर 1978 बैच के IPS अफसर RR वर्मा ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल के ओहदे का चार्ज ले लिया है। प्रभात कुमार ने महकमा शहरी हवाबाजी के नए डायरेक्टर जनरल का कामकाज 1 जनवरी को संभाल लिया है। 1985 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के डॉक्टर प्रभात कुमार ने अरुण मिश्रा की जगह ली है। पावर गैलरी में चल रहे तबसरे के मुताबिक संजय कुमार श्रीवास्तव का दिल्ली हुकूमत में नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तकर्रुर लगभग तय है। AGM UT कैडर 1980 बैच के IAS संजय माजी में गोवा हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी और DDA के नायब सदर जैसे अहम ओहदों पर फाइज थे। फिलहाल वो मरकजी हुकूमत में महकमा सेहत व खानदानी बहबूद में सेक्रेटरी हैं। संजय कुमार के तकर्रुर के सरकारी अहकामात 1 या 2 दिन में जारी किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों के 18 मंजूर शुदा ओहदों में से 7 ओहदे खाली हैं। इन खाली ओहदों में 1 नामजद जज और 6 एडिशनल जज के ओहदे खाली हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों?
क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। काश्त से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार अवामी लीग ने एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली है। 300 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में पार्टी 232 नशिस्तों पर सबकत बनाए हुए है। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इंतखाबात को जायज करार देते हुए बीएनपी सरबराह बेगम खालिदा जिया से अपील की है कि वो दहशतगर्दी का साथ छोड़ दे। उन्होंने मुमकिना आइंदा इंतखाबात के लिए बेगम जिया को जमात से नाता तोड़ने की बात कही। हिज़्ब इख्तिलाफ के बायकॉट और तशद्दुद के वाक़यात के दौरान बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। इंतखाबात के ये नताइज किसी से पोशीदा नहीं थे, क्योंकि मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमातों ने इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर रखा था। इन इंतखाबात में मुल्क की मजमूई 300 नशिस्तों में से निस्फ से भी कम पर इंतखाबात कराए गए। 59 अजला वाले बांग्लादेश की 300 नशिस्तों में से सिर्फ 147 पार्लिमानी हलकों में ही वोट डाले गए। बकिया 153 पार्लिमानी हलकों में बिला मुकाबला चुनाव हुआ। इतवार को वोटिंग के दौरान कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि इससे कबल इंतखाबी मुहिम के दौरान दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। इन इंतखाबात में इतलात के मुताबिक तकरीबन 20% वोट डाले गए, क्योंकि बहुत कम लोग वोट देने निकले, जबकि इससे कबल सन 2008 के इंतखाबात में 70% से ज्यादा वोट डाले गए थे। हुक्काम का कहना है कि इस बार तशद्दुद के खौफ और बायकॉट के सबब ज्यादातर लोग इन इंतखाबात के अमल से दूर रहे। हिज़्ब मुखालिफ की अहम जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने सनीचर से मुल्कगीर पैमाने पर 48 घंटे की मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर रखा था। पार्टी रहनुमा खालिदा जिया ने इन इंतखाबात को इंतखाबात का मजाक उड़ाने से ताबीर करते हुए अपने हामियों से मुकम्मल बायकॉट का ऐलान किया था। তারপরও অনেক কারচুপি হয়েছে। আমরা মনে করি যে এটা সুস্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের জন্য আবার এই সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো হবে। দেখা যাচ্ছে আমি যে এলাকায় থাকি ওই এলাকার ভোট মানে আগে হয়ে গেছে, মানে সিলেকশন, যেটাকে বলা হয় যে আপনার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই জন্য আমরা ওই এলাকার ভোট থেকে বঞ্চিত। আমাদের তো ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার অধিকার আছে, বিশেষ করে সেই অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত। हिज़्ब मुखालिफ ये चाहती थी कि ये इंतखाबात माजी की रिवायत के मुताबिक गैर जानिबदार निगरां हुकूमत की निगरानी में हों, लेकिन शेख हसीना वाजिद की हुकूमत इस पर तैयार नहीं थी। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका ने बांग्लादेश में इंतखाबात की निगरानी करने के लिए अपने मुबस्सिर भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश हिज़्ब मुखालिफ का कहना है कि ये इंतखाबात काबिल एतबार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। उधर माहिरीन का कहना है कि पड़ोसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, अमन हो, ये मुल्क के लिए फायदेमंद है। साबिक हाई कमिश्नर बराए बांग्लादेश वीना सिकरी का कहना है कि अवामी लीग की हुकूमत में गुज़िश्ता 5 सालों में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और अगर अवामी लीग दोबारा इक़्तिदार पर आती है तो इससे हिंद बांग्लादेश रिश्ते और भी मजबूत होंगे।
نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارا ایک بہت ہی مہتوپورن پڑوس دیش ہے. ہم بنگلہ دیش میں چاہتے ہیں کہ وہاں ایک ڈیموکریسی رہے, اسٹیبلٹی رہے, پراسپیرٹی رہے, سیکولر سسٹم رہے, اور جو بھی شخص, جو بھی پارٹی ان پرنسپلز کو لے کے چلتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں, بہت شانتی پوروک طریقے سے چلے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. عوامی لیگ کا سسٹم جو ہے, عوامی لیگ کے الیکشن پرومسز ہمیشہ اس بیسس پہ رہے ہیں, ڈیموکریٹک, نیشنلسٹ, سوشلسٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ, سیکولر سسٹم پہ رہا ہے. اس لیے ہماری امید ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں اچھے ریلیشن شپس رہے ہیں وہ اب اور سدھڑ ہو جائیں گے اور آگے بڑھیں گے. اس لیے ہمارے اکنامک ٹاکس ہونے چاہیے, ٹریڈ بڑھنا چاہیے, ٹرانزٹ اور واٹر شیئرنگ اور لینڈ باؤنڈری ایگریمنٹ, ان چیزوں کی کمپلیشن ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو ریلیشنز بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں اور بھی سدھڑ اور فرینڈلی بنے. رخ کریں گے عراق کا, جہاں کے وزیراعظم نوری المالکی نے القاعدہ کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے فلوجہ کے عوام سے ملیٹنٹوں کو کھدیڑنے کی اپیل کی ہے. بتایا گیا کہ وزیراعظم کی اپیل کے بعد کسی بڑی جنگ کے خدشے سے فلوجہ کے عوام ریاست چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. خیال رہے کہ سنی دبدبے والی امبر ریاست میں ملیٹنٹوں اور فوج کے درمیان جنگ میں پچھلے دنوں بڑی تعداد میں فوجیوں اور ملیٹنٹوں کے علاوہ 12 شہری بھی ہلاک ہو گئے تھے. یہ تصویریں انبار ریاست کے دارالحکومت رمادی میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جنگ کی ہیں, جو وزارت دفاع نے جاری کی ہیں. ریاستی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنگ میں 22 فوجی اور 12 شہری اور نامعلوم تعداد میں ملیٹنٹ ہلاک ہوئے, جبکہ 58 لوگ زخمی ہوئے. اس دوران ایک سنی رکن پارلیمنٹ نے انبار میں فوجی کارروائی کو اشتعال انگیز بتاتے ہوئے نوری المالکی کو تنقید کا نشانہ بنایا. اما تتدخل قوات المالكي بشكل مباشر وبأوامر سياسية دون مبرر وتعمل كل هذا الاستفزاز العسكري والاجتماعي الذي حدث في الأنبار هو هذا المرفوض. الشرطة المحلية والعشائر قادرين ربما لوحدهم على دحر الإرهاب وعلى الحكومة أن تقدم الإسناد سواء كانت تسليحي أو الإسناد من الخارج في تطويق المدن لعدم دخول متسللين إرهابيين إليها. دوسری جانب رمادی کے عوام نے انبار میں فوجی کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فوج کا شکریہ ادا کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اب خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں. احنا حسينا هسه بالامان وبارك الله فيكم والله ان شاء الله يكثر من امثالكم واحنا ان شاء الله اخوه نبقى اخوه الله يبارك فيكم الله يعزكم. ملیٹنٹوں کو ملی حالیہ کامیابیوں کو شیعہ اقتدار والی حکومت کے لیے بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوری المالکی نے انبار میں فوجی کارروائی کے بعد پیر کے روز سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے اپنے پیغام میں فلوجہ کے عوام سے ملیٹنٹوں کو کھدیڑنے کی اپیل کی. اس پس منظر میں اب فلوجہ پر بھی جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر آئے جاپان کے وزیر دفاع نے اپنے ہندوستانی ہم منصب کے اینٹونی سے اتوار کے روز ملاقات کی. میٹنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کے علاوہ جاپان کے US-2 ہوائی جہازوں کے ممکنہ ڈیل کے سلسلے میں بات چیت کی گئی. اس ڈیل پر وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے مئی 2013 میں جاپان کے دورے میں پہلی مرتبہ بات چیت کی گئی تھی. خیال ہے کہ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے اسی مہینے ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں. اور اب پیش ہے آج کی ترچھی نظر. نائٹ PM خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ, سستا نہیں سب سے اچھا. ہمدرد چکرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ.
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि कांग्रेस में अब आगे क्या होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का निर्णायक मोड़ है, मगर इसके बाद का खाका साफ नहीं है। यह कोई तुक नहीं है कि रिटायर, असफल, कमजोर प्रधानमंत्री की कमान में कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़े। मतलब राजा डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और राहुल गांधी पैदल सेनापति। यह तो आत्मघाती होगा। इसलिए अपने को कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन का खटका है। चुनाव अधिसूचना में 2 महीने से भी कम समय है। इसी दौरान कांग्रेस को नया एजेंडा और चेहरा पेश करना है। एआईसीसी का अधिवेशन हो रहा है। 5-6 दिन का एक निर्णायक संसद सत्र भी हो सकता है। हाथ के आम आदमी के साथ होने की नई थीम पर कांग्रेस अपने प्रचार को बुनेगी। मतलब सत्ता में रहने और पिछले 10 साल की बदनामियों को भुलवाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने से कांग्रेस को यह मैसेज मिला है कि लुटाने वाली योजनाओं से बात नहीं बनती। दिल्ली में शीला दीक्षित ने सब किया, विकास किया, खाद्य सुरक्षा गारंटी और झुग्गी झोपड़ियां एथोराइज की। बावजूद इसके आम आदमी का वोट नहीं मिला। मतलब गरीब ने भी अपने को केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुद्दे से जुड़ा बताया। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस में आगे की रणनीति को लेकर बहुत उलझन है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। मनमोहन सिंह ने वजारत उस्मा की दावेदारी पर जबरदस्त यू टर्न लिया है। अपने एक गैर मुल्की दौरे से वापस लौटते हुए उन्होंने खुसूसी तैयारे में सहाफियों से बातचीत में इशारा किया था वो तीसरी मिकात के लिए दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा था कि यूपीए अगर तीसरी बार इख्तदार में वापस होता है तो वजारत उस्मा का फैसला इंतखाबी नतीजों के बाद होगा। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की। उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार वजारत उस्मा के दावेदार नहीं होंगे। इसके साथ ही गुज़िश्ता 6 महीने से चल रही क़यास आराइयाँ खत्म हो गयी। लेकिन सवाल है कि वजीर आजम ने क्या किसी बदलाव में ये ऐलान किया? क्या कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से उन्हें ये पैगाम दिया गया था कि राहुल गांधी की ताजपोशी करानी है, इसलिए उनको अपने सुबुकदोशी का ऐलान करना चाहिए? कई किस्म के कयास लगाए गए हैं, लेकिन वजीर आजम के करीबी जराये का कहना है कि 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त के बाद मनमोहन सिंह का यह भरोसा हिला के यूपीए तीसरी बार इख्तदार में आ सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला क़यादत की ख्वाहिश का एहतराम भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी सबब 4 रियासतों की शिकस्त और अगले इंतखाबात से कब्ल आ रहे इंतखाबी सर्वे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत ही बुरी हालत रहेगी। अगले लोकसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत उम्मीदों का माहौल नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के जानिब से इंतखाबात से कबल कई सर्वे कराए गए हैं। हर सर्वे में पार्टी की बुरी हालत बताई जा रही है। कांग्रेस जराये का कहना है कि 2 सर्वे के नतीजे मामूली तौर से मंजर आम पर आए हैं। इनमें एक सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 75 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इनमें 70 से 75 सीटों का अंदाजा लगाया गया है। दूसरा सर्वे थोड़ा मोतदिल है और उसमें कांग्रेस
कांग्रेस को 101 सीटें जीतने का अंदाजा जाहिर किया गया है। कांग्रेस को इससे पहले 1999 में सबसे कम 114 सीटें मिली थीं। कांग्रेस में इन सर्वे के बाद बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हुई हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने या कांग्रेस का सदर बनाकर पार्टी की पूरी क़यादत उनको सौंपने की बात इन सर्वे के बाद ही शुरू हुई है। कांग्रेस में माना जा रहा है कि अगर अगले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को बाइज्जत पोजीशन में रखना है तो बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। बड़ा फैसला राहुल गांधी की ताजपोशी का हो सकता है और कड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी से पुराने तमाम रुझान को हटाकर आम आदमी पार्टी की तरह नई टीम बनाने का हो सकता है। अगर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन से पहले वजीर आजम या वजारत उज़्मा के दावेदार बने तो बहुत कुछ बदलेगा। सरकार के फैसलों से लेकर कांग्रेस पार्टी तक में काफी बदलाव किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने क़यादत संभाली तो सबसे पहले लोकपाल की तकर्रुरी होगी। ये कानून बन गया है और माना जा रहा है कि पहले लोकपाल की तकर्रुरी में 6 महीने लगेंगे, लेकिन अगर राहुल आए तो इसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। लोकपाल की तकर्रुरी करने वाली कमेटी की मीटिंग कराकर जल्द से जल्द लोकपाल बनवा दिया जाएगा। ये राहुल की तशहीर का कलीदी इशू होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर या सरमाए इजलास के अगले मरहले में बदनवानी से लड़ने के लिए लाए गए 6 बिलों को पास करवाया जाएगा। अगर सारे नहीं हुए तब भी कम से कम 4 बिल पास कराए जा सकते हैं। इनमें खुली खरीद के ज़ाब्ते से लेकर इंसदाद बदनवानी कानून में तरमीम और मुतय्यना वक्त के अंदर सर्विसेज के जैसे अहम बिल शामिल हैं। इनको साथ मिलाकर एक ढांचा बनाने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं। इन सरकारी फैसलों के अलावा पार्टी की सतह पर एक बड़ा फैसला ये होगा कि कांग्रेस कोई भी मुतनाज़ा तालमेल नहीं करेगी और न ही मुल्जिम या फिर दाखिली जान को लोकसभा के टिकट दिए जाएंगे। यानी राहुल आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल वाली सियासत करेंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मसला कश्मीर पर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रशांत भूषण की राय को खारिज कर दिया है। कश्मीर में फौज की तैनाती और मुसल्लह अफवाज को हासिल खुसूसी अख्तियारात कानून को हटाने की वकालत करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा था कि वहां रेफरेंडम कराकर इसका फैसला करना चाहिए। प्रशांत भूषण पहले भी कश्मीर की आजादी की हिमायत कर चुके हैं। उनके रेफरेंडम वाले बयान को खारिज करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी इससे इत्तफाक नहीं रखती, ये उनकी जाती राय हो सकती है। केजरीवाल ने कहा है कि फौज की तैनाती के बारे में जो भी फैसला है वो हुकूमत को करना है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में फौज की तैनाती के बारे में रेफरेंडम कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इससे पहले बीजेपी के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली ने प्रशांत भूषण पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि जो पार्टी कौमी सतह पर सियासत करने की तैयारी कर रही है उसके रहनुमा मुल्क के मफाद के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बाद में प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर वजाहत की और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम से 2 अदालत उज़्मा के रिटायर्ड जज जस्टिस A.K. गांगुली ने मगरिबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले अदालत उज़्मा ने जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में फंसे रिटायर्ड जज गांगुली को हटाने और सुबुकदोश जजेस के किरदार को लेकर हिदायत देने वाली 2 अलग अलग अर्जियों को खारिज कर दिया। एम पद्म नारायण सिंह ने अपनी एक अर्जी में अदालत से अपील की थी कि वो हुकूमत को जस्टिस गांगुली के खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू करने से रोकने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की बेंच ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में अदालत कुछ नहीं कहेगी। बेंच ने कहा कि अभी इस मामले में उसकी मुदाखलत करने का वक्त नहीं आया है। एक दूसरी अर्जी वकील उदय गुप्ता ने दी थी जिसमें सुबुकदोश जजेस के किरदार के बारे में हिदायत देने की अपील की गई थी। अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जानिब से लगाए जा रहे बदनवानी के इल्जामात को खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी के रहनुमा और साबिक वजीर आला प्रेम कुमार धूमल के पास उनके खिलाफ कुछ भी सबूत हैं तो उनको लोकायुक्त के पास जाना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि अदालत उज़्मा के सुबुकदोश जज रियासत के लोकायुक्त हैं और उनकी काफी इज्जत है। बीजेपी लीडरान को अपने सबूत लेकर उनके पास जाना चाहिए। वो जो भी फैसला करेंगे वो उसे
भुगतने को तैयार है। गौरतलब है कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली, हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर लगातार वीरभद्र सिंह और उनके अहले खाना पर एक बिजली कंपनी से पैसा लेने और बदले में उनको फायदा पहुंचाने के इल्जामात लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर असेंबली में पीर को जमकर हंगामा हुआ और इस वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका। जुमा से दोबारा शुरू हुए सरमा इजलास में पीर को लगातार तीसरे दिन हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो सका। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के असेंबली अरकान ने स्पीकर के कुर्सी के पास पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही स्पीकर इन मनोहर को कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से पेश किए गए 2 कामरों को तजावीज को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अरकान से कहा कि वो सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए रियासत असर-ए-नौ तश्कील बिल पर बहस होने दें, जिसमें उनके जरिए उठाए गए इशूज आ जाएंगे, लेकिन अरकान इसके लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी जानिब उस्मान यूनिवर्सिटी में तेलंगाना हामी तलबा ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदुस्तान के ऑडिटर जनरल निजी टेलीकॉम कंपनियों के खाते की जांच कर सकते हैं। जस्टिस पी नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की बेंच ने एक फैसले में कहा है कि टेलीकॉम कंट्रोल अथॉरिटी के ज़ाब्ते के तहत सीएजी को निजी टेलीकॉम कंपनियों के खातों की जांच करने का अख्तियार हासिल है। 2G स्पेक्ट्रम तकसीम घोटाले में इल्जामात के घेरे में आई कंपनियों ने जांच के सीएजी के अख्तियार को चैलेंज किया था। अदालत के ये फैसला दिल्ली की निजी बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिजली कंपनियों ने कहा है कि सीएजी उनके खातों की जांच नहीं कर सकती है। हालांकि दिल्ली हुकूमत ने आज वाज़ेह कर दिया है कि अगर कंपनियों ने ऑडिट के लिए हामी नहीं भरी तो उनके लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। दिल्ली में जनता दल यू के वाहिद रुकने असेंबली शुएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से खूब नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बारे में आपके रहनुमा कुमार विश्वास के बयान से वो खासे नाराज है और अगर कुमार विश्वास इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो वो हुकूमत से हिमायत वापस ले लेंगे। हालांकि कुमार विश्वास का बयान गुज़िश्ता साल सितंबर का था और वो पहले भी इसके लिए माफी मांग चुके थे, लेकिन शुएब इकबाल ने इसे इशू बनाया और इस पर उन्होंने वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इकबाल के इस तेवर के बाद कुमार विश्वास ने दोबारा माफी मांगी और केजरीवाल ने भी भरोसा जाहिर किया। तो इकबाल ने अपनी नाराजगी को खत्म करते हुए कहा कि उनकी हिमायत आपकी हुकूमत को जारी रहेगी। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना को आम आदमी की पूरी हिमायत हासिल है। उद्धव ठाकरे ने आप पर नुक्ताचीनी करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने बदनवानी पर बात करने का अपना अख्तियार खो दिया है। उद्धव ने अपनी पार्टी के अखबार दोपहर का सामना में लिखे एडिटोरियल में कहा है कि कांग्रेस की हिमायत लेकर आपने बदनवानी की मुखालफत का अख्तियार खो दिया है। उन्होंने लिखा है कि खुद केजरीवाल ने बीजेपी के रहनुमा हर्षवर्धन को ईमानदार रहनुमा माना था। उन्हीं हर्षवर्धन ने असेंबली में बहस के दौरान बताया कि किस तरह आपके लिए चांद दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आम आदमी पार्टी ने 15 से 20 रियासतों की करीब 300 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अभी पार्टी की जानिब से रियासतों में सिर्फ दिल्ली और हरियाणा का जिक्र किया गया है।